नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं जितेंद्र सिंह महिंद्रा स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का महिंद्रास के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आई होप आप सभी लोग दीपावली के स्पेशल फेस्टिवल को आप लोग सभी लोग एंजॉय कर रहे होंगे अपने अपने गार्जियंस अपने घर वालों के साथ। और इसी इसी जद में बच्चा लोग मैंने सोचा थोड़ा सा कंटिन्यूशन में कुछ लेक्चर हो जाए, कुछ टॉपिक हो जाए, कुछ बेहतरीन सा एक टॉपिक ला करके उससे दोस्तों हम लोग ग्राउंड लेवल पर डिप्लॉय करते जो हमारे हर वनडे एग्जामिनेशन में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करे। और जैसा कि आप लोग सभी लोग जानते हैं कि एसएससी जीडी और इस टाइप के जितने भी वनडे एग्जामिनेशन है सारे सारे अलाइन है सब है। तो यही टाइम है बिल्कुल भी, मुझे लगता है कि जब तक हमें सामने वाला जो थ्रोन है हमको मिल नहीं जाता तब तक हमें मुझे नहीं लगता यार हम लोग को थोड़ा सा भी एनो चमन से रहना चाहिए, है ना दोस्तों। तो इसी में 25 का दम में एक नई सीरीज जोड़ते हुए आज एमसीक्यूज दोस्तों ना करा के मैं सोचता हूँ कि थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट लेकर के आया जाए। क्योंकि जुडिशरी की दोस्तों कभी भी बात होती है, एक बात हमेशा ध्यान रखिए, जैसे सुप्रीम कोर्ट हो गया, राइट, जैसे आपका हाई कोर्ट हो गया, दोनों की दोनों चीजें दोनों इंडिपेंडेंट गवर्निंग बॉडी है, एवरीबॉडी नोज, है ना। लेकिन इन दोनों में कंपैरिजन है यार, और मतलब कुछ डिफरेंट है ना, कुछ डिफरेंसेस है, कुछ कंपैरिजन है, ओवरऑल मिलाकर के दोस्तों में थोड़ी कंफ्यूजन सी होती है। जैसे सुप्रीम कोर्ट की रिटायरमेंट एज कितनी 65, जबकि हाई कोर्ट की कितनी 62। जबकि सुप्रीम कोर्ट के लिए अगर बनना जाए, अगर देखा जाए तो क्वालिफिकेशन तो 5:10 है, और अगर हाई कोर्ट में तो 10:10 है। तो 5:10 क्या है, 10:10 क्या है, बहुत कंफ्यूजन सा होता है। मतलब ये मेरे देसी तरीके हैं, मतलब आप नुस्खे समझ लीजिए, कुछ भी समझ लीजिए, है ना। जो आपने देखा होगा दोस्तों रेमेडीज में काम आते हैं, वो इधर भी वो रेमेडीज ही समझिए। तो आज हम लोग न्यायपालिका को अच्छे तरीके से देखेंगे, डिस्कस करेंगे दोस्तों, आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलो चलिए, बहुत बढ़िया। सबसे पहली बात आ जाता है आप लोग के सामने, पहला टॉपिक हम लोगों का जिसे कहते हैं जुडिशरी सिस्टम इन इंडिया, भारत में न्यायपालिका। अच्छा, एक बात समझ में आती है यार, तो सोचो, लॉजिक लगाओ, हम क्यों पढ़े भारत में न्यायपालिका, मतलब है क्या, व्हाट एग्जैक्टली हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा। देखो, इन आवर पॉलिटिकल सिस्टम वी हैव थ्री टाइप ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स नाउ। सो नाउ वी कैन से दैट हमारे संविधान, इसको हम दूसरी अगर अगर हिंदी लैंग्वेज वगैरह इसे कन्वर्ट करें दोस्तों, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो हमारे समाज में अगर कोई किसी से कहा जाए देश चलाने के लिए, तो एक आदमी देश नहीं चला सकता, एक आदमी भल्लाल देव नहीं बन सकता। एक आदमी के अंदर सारी पावर आ गई, जजमेंट भी वही ले रहा है, रूल अगर देखा जाए लॉ मेकिंग प्रोसेस भी वही कर रहा है, तो जाहिर सी बात है वो भल्लाल देव बन जाएगा। वो क्या, कोई भी भल्लाल देव बन जाएगा, और ये हमें बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल दोस्तों नहीं है। इसीलिए हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में थ्री टाइप के चैंबर्स होते हैं, थ्री टाइप की पावर्स को दोस्तों क्या किया गया है, सेपरेट यहाँ पर बच्चा लोग किया गया है। सेपरेशन ऑफ पावर्स, ये मेरा अपना तरीका है, एसओपी हम इसको कहते हैं, सेपरेशन ऑफ पावर। सबसे पहला एक चैम्बर होता है जिसको हम बोलते हैं दोस्तों एल, यहाँ पर मतलब लेजिस्लेचर, हिंदी मीडियम वाले समझिएंगे इसको दोस्तों, हम लोग कहते हैं क्या, विधायिका। अच्छा एक बात बताओ, हमारा जो कानून है कहां से बन के आता है, अमेरिका से, अफ्रीका से, किधर से बन के आता है, अरे भैया हम खुद बनाते हैं। बात समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे, अपन खुद बनाते हैं, उसी को हम लोग दोस्तों क्या कहते हैं, लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर। तो हमारे लेजिस्लेचर में क्या होता है, कानून बनता है, हिंदी में दोस्तों हम कहते हैं विधायिका। अब ये विधायिका साहब कहाँ है, हमने तो कभी नहीं देखा। अरे बिल्कुल, सेंटर के कानून अलग बनते हैं, कहां पर बनते हैं दोस्तों, पार्लियामेंट के अंदर, संसद भवन के अंदर। और वहीं राज्य सरकार के दोस्तों कहां पर बनते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली, है ना। आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों, लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब हम लोगों के राज्य की जो विधानसभाएं होती हैं, जैसे उत्तर प्रदेश के कहां पर बनेंगे, आपके लखनऊ के अंदर, है ना। मध्य प्रदेश के कहां पर बनेंगे, वहां के आपका बच्चा लोग भोपाल के अंदर। तो कहने का मतलब क्या है, जो भी रिस्पेक्टिव कैपिटल है स्टेट्स की, वहां पर बनता है स्टेट का लेजिस्लेचर, ठीक है दोस्तों। तो ये लेजिस्लेचर का पार्ट है, हिंदी में बोलते हैं विधायिका। चलो भैया, कानून हमारा बनके तैयार हो गया, कानून लॉ हमारा बनके तैयार हो गया, ऑन पेपर है वो। मुझे एक बात बता दो यार, क्या हवा में एग्जीक्यूट हो जाएगा, नहीं ना, हवा में थोड़ी एग्जीक्यूट होगा यार, उसके लिए भी एक बॉडी चाहिए जिसे हम बोलेंगे एग्जीक्यूटिव बॉडी। एग्जीक्यूटिव, ये हो गया अपन लोगों का ई। अब भैया एग्जीक्यूटिव हिंदी मीडियम में इसको क्या कहते हैं सर, सर कार्यपालिका, है ना। अब कार्यपालिका, सर कार्यपालिका कहां होती है, हमने तो कभी नहीं देखा। अबे जो कंट्री चल रही, जिस तरीके से नेविगेशन हो रहा है, एक एक डायरेक्शन की तरफ नेविगेट कर रही, कौन कर रही है, एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी करती है। अब कौन है सर एग्जीक्यूटिव का पार्ट, अरे प्रेसिडेंट तुम्हारा एग्जीक्यूटिव का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्वेश्चन भी आता है, हेड कौन है, प्रेसिडेंट, बट रियल हेड कौन है, प्रधानमंत्री, है ना। देखा होगा आप लोगों ने। तो प्रेसिडेंट दोस्तों आपका क्या हो गया, एग्जीक्यूटिव हेड है। रियल हेड कौन, प्रधानमंत्री। जितने भी आपको ऑपरेशंस आपने देखा होगा, प्रेसिडेंट हो गए, आपके वाइस प्रेसिडेंट हो गए, आपके प्राइम मिनिस्टर हो गए, आपकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो गए, ये सारे सारे लोग कार्य करते हैं, काम करते हैं। दैट मीन्स बच्चा लोग, ये लोग आते हैं किस कैप्सूल के अंदर, ये आते हैं आपकी एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका के अंदर आते हैं। अब मेरी बात बड़े गौर समझिएगा, ये दोनों के दोनों चैंबर बच्चा, ये दोनों के दोनों चैंबर, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव, दोनों के दोनों दोस्तों चैंबर सही तरीके से वर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इस बात को जस्टिफाई करने के लिए थर्ड चैंबर होता है मेरे प्यारे दोस्तों, जिसे हम बोलते हैं दोस्तों क्या, जिसे हम बोलते हैं बच्चा लोग जुडिशरी। जुडिशरी का मतलब होता है दोस्तों न्यायपालिका, हमेशा ध्यान रखिएगा दोस्तों, न्यायपालिका, न्यायपालिका जुडिशरी का मतलब होता है ये दोनों के दोनों चैंबर्स।
अब मेरी बात बड़े गौर से समझिएगा। कई बार आप लोगों ने न्यूज़पेपर पढ़ा होगा, उसमें लिखा होगा, कई बार बच्चा लोग आप लोगों ने पढ़ा होगा कि केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार। इसका मतलब तो कन्फर्म है जुडिशरी थोड़ी हावी रहती है। असल में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने थोड़ी ज़्यादा पावर्स दे रखी है जुडिशरी को और काफ़ी हद तक सही भी है। ऐसा नहीं है कि एग्जीक्यूटिव पावरफुल नहीं है, हमारे यहाँ दोनों चीज़ों का बराबर, लेकिन फिर भी ओवरऑल जो मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो जुडिशरी की है। ठीक है दोस्तों? इसीलिए वो अधिकतर आप लोगों ने देखा होगा। हालाँकि डीपीएसपी में एक जगह भी आप लोग मुझे बताइएगा बाद में कमेंट बॉक्स के अंदर कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो सेपरेशन बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी दोनों को सेपरेट करने की दोस्तों बात करता है। बस एक हिंट मैं आपको दे देता हूं, डीपीएसपी के अंदर है। चलो और चले जाते हैं हम लोग, और मैं आपको बता देता हूं आर्टिकल 50-51 दोनों में से एक कोई है। अब इतना तो आप लोग लगा ही दोगे खैर कॉन्सेप्ट। चलिए दोस्तों, अब मुझे लगता है आप पूरी तरीके से तैयार हैं। अब हम लोग एंट्री करते हैं किसके अंदर, जुडिशरी सिस्टम के अंदर। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, बेहतरीन और बहुत सही एंड बहुत सही। ठीक है, ओके, ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं अपनी पीपीटीज के अंदर। सुप्रीम कोर्ट को बड़ी आराम से, बड़ी जिंदा दिली के साथ पढ़िए, बड़े बिंदास तरीके से चीजों को समझिए, टेंशन बिल्कुल नहीं लेने का बच्चा लोग। सुप्रीम कोर्ट है ना, सर्वोच्च न्यायालय हम जिसको बोलते हैं। आर्टिकल कौन सा दोस्तों, याद रखिएगा, आर्टिकल 124 12 का 4 है। अच्छा, एक देसी में तरीका आपको और बता देता हूँ। सुप्रीम कोर्ट का दोस्तों जो आर्टिकल 1-2 का 4 है ना, और हाई कोर्ट का भी इधर ही बता देते हैं ना। अब ये 1-2 का 4 सुप्रीम कोर्ट के लिए, अब हाई कोर्ट के लिए कौन सा होगा, 4-2 का 1। नहीं, ये तो हो जाएगा माय नेम इज लखन, है ना। 1-2 का 4, 4-2 का 1, नहीं ये तो बिल्कुल नहीं। अरे कैसे हो जाएगा, थोड़ा सा टेक्निकली आप देखिए ना, टेक्निकली आप देखिए 4-2 का 1 कैसे हो जाएगा, 4-2 का 1। अब देखो इसमें तरीका मैं आपको बताऊं बच्चा, वी हैव ओनली 395 नंबर ऑफ आर्टिकल, हमारे पास केवल 395 ही आर्टिकल है। जब केवल वी हैव ओनली 395 आर्टिकल, तो हाउ इज इट पॉसिबल यार, हाउ इज पॉसिबल 421 हो जाएगा, नहीं हो सकता। अब रीजनिंग लगाओ, 1-2-4 इधर हो गया सर, 4-2 का 1 हो नहीं सकता, तो क्या बन जाएगा, रीजनिंग लगा दो, रीजनिंग लगा दो, कुलदीप सर आपको पढ़ाते हैं, है ना। 1-2 का 4 हो नहीं सकता, 1-2 का 4 हो गया इधर, 4-2 का 1 हो नहीं सकता, है ना बच्चा, तो क्या हो जाएगा, 2-1-4 कर दो, बिल्कुल बहुत सही, 2-1-4। तो सुप्रीम कोर्ट के लिए बच्चा कौन सा हो गया, 124, और हाई कोर्ट के लिए आपका हो गया 2-1-4। अब कभी भूलोगे, मुझे नहीं लगता कभी लाइफ के अंदर आप लोग भूलेंगे। ये ऊपर इंग्लिश में दे रखा है, नीचे दोस्तों हिंदी में दे रखा है, बड़ी आराम से आप, बड़ी इजीली अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में आप इसको पढ़िए, समझिए, और बिल्कुल भी टेंशन दोस्तों का लेने का नहीं। ठीक है बच्चा, सुप्रीम कोर्ट का एस्टैब्लिशमेंट कहां पर किया गया, ये भी याद रखिएगा। सुप्रीम कोर्ट वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर ऑफ 1774, 1774। हिंदी मीडियम वाले भी देख ले बच्चा लोग, 1774 में किया गया, कहां पर, कैलकाटा के अंदर। और एक एक्ट आया था 1773, द रेगुलेटिंग एक्ट 1773। लोग बड़ी कंफ्यूज होते हैं यार सुप्रीम कोर्ट में, खासकर एस्टैब्लिशमेंट को लेकर के, कि सर पहले रेगुलेटिंग एक्ट सर 1773 नहीं सर 1774 है। अरे क्या कंफ्यूजन है भाई। अच्छा एक बात बताइए, आप मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए, पहले क्या होगा, पहले एक्ट आएगा या फिर पहले एस्टैब्लिशमेंट होगा, पहले एक्ट आएगा ना भाई। तो याद रखिएगा सबसे पहले एक्ट आया था। एक्ट का नाम दोस्तों क्या, 1773, द रेगुलेटिंग 1773। उसके बाद वो चलो क्या होगा, उसका एस्टैब्लिशमेंट होगा। एक बात मैं आपको और बताऊं, वैसे अगर देखा जाए तो ब्रिटानिया हुकूमत का सबसे पहला फरमान जो दोस्तों हिंदुस्तान के अंदर आया वो कौन था, इट वाज द रेगुलेटिंग एक्ट 1773, सबसे पहला था। बेसिकली अगर देखा जाए तो बहुत ब्रॉड है, थोड़ा नहीं दोस्तों, बहुत ज्यादा ब्रॉड है, बहुत ज्यादा ब्रॉड है। ठीक है बच्चा, और बेसिकली अगर देखा जाए तो बंगाल के गवर्नर को थोड़ी सी ज्यादा सिक्योरिटी दे दी, ज्यादा सुपीरियर बना दिया था। और बेसिकली कहा गया कि आपका जो गवर्नर जनरल है वो कहीं पर भी किसी भी तरीके का कोई भी रिश्वत नहीं ले सकता। वो क्या, कोई भी कर्मचारी जो ईस्ट इंडिया का कर्मचारी, किसी भी तरीके का कोई भी वहां पर दोस्तों रिश्वत का दूसरा नाम उसका गिफ्ट हुआ करता था, कोई भी गिफ्ट नहीं लिया करेगा। इस तरीके की जो है उस समय बच्चा लोग यहाँ पर इस बात को जस्टिफाई कर दिया गया था। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा, हमें उधर नहीं जाना, हमें पूरी तरीके से वी हैव टू फोकस ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक, दैट इज योर सुप्रीम कोर्ट और जुडिशरी सिस्टम ऑफ इंडिया। हमें उसके पर्सपेक्टिव से देखना। वैसे अगर देखा जाए तो रेगुलेटिंग 1773 खगालने के लिए यार बहुत कुछ है ना। आई होप आप सभी लोग एंजॉय कर रहे होंगे, है ना। बिल्कुल, मैं भी आप लोग के बाद में मैसेज चेक करूंगा, ठीक है, और मुझे बताइएगा। मतलब ये एक अलग तरीके का सेशन है, एमसीक्यू और डायरेक्टली इंटरेक्शन ना होकर के एक रिकॉर्डेड फॉर्म में है, प्रीमियर टाइम में है, आप समझदार है, कोई इशू नहीं है। मैंने सोचा कि मतलब छुट्टियों के समय पर भी मतलब एक चीजें रिदम में रहनी चाहिए, टूटनी नहीं चाहिए यार, हमेशा देखिएगा डिसकंटिन्यू मतलब फिर थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन बन जाती है। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो इस्टेब्लिशमेंट क्लियर हो गया, मतलब एकदम अच्छे तरीके से आपने क्या किया, उसको अपने दिमाग के अंदर भर लिया। सेकंड लाइन कहती है द फेडरल कोड। ओहो, ये अब दिमाग में हमारे घर कर गई, फेडरल कोड। सबसे पहले लाइन को पढ़ लेते हैं। द फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1935। 1935 के अंदर दोस्तों एस्टैब्लिशमेंट हुआ किसका, फेडरल कोर्ट का, है ना। अंडर द एक्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935। मैं क्या कहता हूं ना, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर से बच्चा सबसे ज्यादा इंपैक्ट अगर किसी का पड़ा ना, तो इसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 का पड़ा।
हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बच्चा लोग अगर देखा जाए तो बेसिकली देखा जाए 250 नंबर ऑफ आर्टिकल्स या तो हूबहू या उनके अंदर छोटे से माइनर चेंजेस करके हमने पूरे के पूरे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से एक्सेप्ट कर लिए थे। ठीक है, यही वो रीजन है, दैट्स वाई हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है दोस्तों बहुत ज्यादा ब्रॉड है। अच्छा, एक बात मैं आपको और अच्छा सा क्वेश्चन बता देता हूँ। आप जानते हैं, सभी लोग जानते हैं कि हमने अप्रोक्सीमेटली 60 मोर देन 60 नंबर ऑफ कंट्रीज से अच्छाइयों को अडॉप्ट किया है। इसीलिए कुछ लोगों ने, जो क्रिटिसाइज करने वाले लोग हैं, उनका ये मानना है कि ये भीख से मांगा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन। देखो भैया, अगर अच्छाई अगर कहीं मिलती है तो उसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। मुझे नहीं लगता इसमें किसी भी तरीके की कोई बुराई है। आई होप यू अंडरस्टैंड, है ना? अगर मतलब अच्छाई अगर मिल रही है तो मतलब उसे अडॉप्ट करने मुझे नहीं लगता है कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन मुझे नहीं लगता है यार दोस्तों, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल एक सिरे से बच्चा लोग नहीं है। अब आप सभी लोग मेरी बात बड़े गौर से समझे। चलिए ठीक है, हमने आपकी बात को मान लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई सिचुएशन इस तरीके से कंट्राडिक्शन करने वाली नहीं है। लेकिन बच्चा 60 नंबर ऑफ कंट्रीज को हमने देखा, कल को अगर क्वेश्चन आ जाता है कि सबसे ज्यादा हमारे ऊपर इम्पैक्ट इसका पड़ा, तो वैसे तो पड़ा तो ब्रिटेन का है, लेकिन अगर ऑप्शन में ब्रिटेन भी दे रखा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 भी दे रखा है, जीओआई 1935 दे रखा, भाई मेरे 1935 कोई सिलेक्ट कर देना, गलती मत कर देना। अब आप लोगों में से कई लोग कहेंगे सर कैसी बात करते हो सर, सर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 आया तो ब्रिटानिया हुकूमत से ही था, तो फिर कर लो अपनी मर्जी की। मैं बार बार कहता हूं, यकीनी 50 बार एग्जामिनर ने इस क्वेश्चन को पूछा है, और वहां पर ज्यादा हम लोग को बच्चा लोग शयाना नहीं बनना है। वहां पर वी वांट टू क्वालिफाई दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन यार, नॉट मोर देन दैट। बच्चा हमेशा ध्यान रखिएगा, आया भले वो ब्रिटेन से और ब्रिटेन ऑप्शन में है, लेकिन आपको क्या लगाना है, जीओआई 1935। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस कहता है पूरे डिकेड का, मैं आप लोगों को बार बार बोलता हूं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 ही लगाना। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 नहीं दे रखा है और ब्रिटेन है, तब ब्रिटेन लगाओगे ऑब्वियसली, है ना? हर क्वेश्चन में अपने आप सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल के रखो, ठीक है दोस्तों? अच्छा ठीक है, मतलब फेडरल कोर्ट स्टैब्लिशमेंट हुआ था आपका जो है 1935 के अकॉर्डिंग, कहां पर, दिल्ली के अंदर। अब एक क्वेश्चन, एक आपको प्रॉब्लम, मैं भले ही आप लोगों से सीधे आप लोगों के अभी आंसर नहीं ले पा रहा हूं, ठीक है? आप लोग बाद में, चूंकि रिकॉर्डेड लेक्चरेशन है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश दोस्तों ये करता हूं ज्यादा से ज्यादा चीजों को मैं आप लोगों को पहले से स्प्रेड कर दूं, है ना? क्योंकि कई बार मैं टॉपिक्स पढ़ाया हूं, गुजरात में भी इसी टॉपिक को पढ़ाया है ना, पंजाब में भी पढ़ाया, हरियाणा में भी पढ़ाया, दिल्ली में भी पढ़ाया, यूपी में भी पढ़ाया है, देहरादून में भी, हर जगह जितनी भी मोर देन 9 स्टेट में ये टॉपिक पढ़ाया। और मुझे लगता है कि कई जगह ऐसा होता है ना, एक क्वेश्चन जैसे अहमदाबाद में नहीं पूछा लेकिन लुधियाना में क्वेश्चन पूछ लिया, तो मैं कोशिश करूंगा मैं अपनी तरफ सारे क्वेश्चन को यहाँ पर रख सकूं। एक मैं पढ़ा रहा था, एक बार बच्चा बोला सर फेडरल कोर्ट, और ऑब्वियसली ये क्वेश्चन तो है ही है कि फेडरल कोर्ट क्या होता है। सुप्रीम कोर्ट तो हम आज देखते हैं दिल्ली के अंदर, लेकिन जितेंद्र सर हम कहीं जाते हैं तो बड़ा सा बोर्ड कभी हमने नहीं देखा लिखा होता फेडरल कोर्ट। यार ये फेडरल कोर्ट कौन यार, मतलब फसाद का नाम है यार, ये तो हमने कभी नहीं सुना। एक काम करो, पीछे की पीपीटी पे आओ और अच्छे से हम लोग एक्सप्लेन करते हैं दोस्तों। एक बात बताइए, इंडिया इज व्हाट, इंडिया इज व्हाट, इंडिया इज व्हाट, इंडिया इज व्हाट, इंडिया इज व्हाट। अब देखो इंडिया में बताता हूं क्या है। बेसिकली एक एक्स नाम का मेरा स्टूडेंट है, वो मुझसे आज मिला, एक्स नाम का एक स्टूडेंट मुझसे आज मिला, फिर वो चला गया। मैंने 20 दिन के बाद उसे कॉल किया, मैंने बच्चे तुम कहां हो, तो वो क्या कहेगा आप बताइए? वो कहेगा सर मैं झारखंड में हूं, सर मैं मध्य प्रदेश में हूं, सर मैं वेस्ट बंगाल में हूं, सर मैं उत्तर प्रदेश में हूं, सर मैं हरियाणा में। मतलब जहां पर उसके पैर खड़े होंगे वो क्या होगा, वो कोई ना कोई राज्य होगा, स्टेट होगा। वो ये तो नहीं कहेगा मैं भारत में हूं। बात समझ रहे हो, मेरी बात समझ रहे हो ना? हो सकता है कोई स्टेट में खड़ा, हो सकता है यूनियन टेरिटरी में दिल्ली में खड़ा हो सकता है बच्चा लोग आपका जो है चंडीगढ़ में हो सकता है आपका जो है अंडमान निकोबार में हो, लेकिन वो कहां पर होगा, उसके जो पैर होंगे दोस्तों, वो किसी न किसी देश के किसी न किसी राज्य में होंगे। सो नाउ वी कैन से दैट इंडिया इज व्हाट, इंडिया इज अ कलेक्शन ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी, नॉट मोर देन दैट। अगर स्टेट्स को निकाल दो, अगर यूटी को निकाल दो, इंडिया क्या है आप बताइए? भारत क्या है? भारत मींस व्हाट यार? इंडिया इज अ कलेक्शन ऑफ स्टेट, राइट? तो इंडिया क्या कलेक्शन ऑफ स्टेट? चलो ठीक है सर, मान लिया हमने आपकी बात को, इंडिया इज अ कलेक्शन ऑफ स्टेट। एक काम करो, एक काम करो, अब आ जाओ यूएसए के ऊपर, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अच्छा ये बताओ यूएसए क्या है? यूएसए की बात कर लेते हैं। यूएसए, यूएसए क्या है? यूएसए भी बच्चा लोग कलेक्शन ऑफ स्टेट, मैं आपको बता देता हूँ। ये भी छोटे 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 कई राज्यों का क्या है, संघ है। यूएसए ऑल्सो कलेक्शन ऑफ स्टेट। जितने सारी बात डाइजेस्ट नहीं हो रही, चलो ठीक है, मान लिया ये कलेक्शन ऑफ स्टेट है। इंडिया भी अपना कलेक्शन ऑफ स्टेट है, छोटे 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 छोटे, मैं ऐसे बबल्स बना दे रहा हूँ, इनका सबका कलेक्शन। लेकिन इंडिया को दोस्तों कहते हैं यूनियन, इंडिया को कहते हैं यूनियन, और इनको कहते हैं फेडरेशन। फेडरेशन, फेडरेशन। आपने कई बार नोटिस किया होगा, बराक ओबामा अपने यहाँ आए थे, या फिर आपने डोनाल्ड ट्रंप को देखा होगा, इनके व्हीकल के ऊपर लिखा होता है फेडरेशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, एक बड़ा सा ईगल टाइप बना होता है, आपने देखा होगा। सो नाउ वी कैन से दैट यार ये भी कलेक्शन ऑफ स्टेट है अमेरिका, आपका इंडिया भी कलेक्शन ऑफ स्टेट है, बट अपन लोग को यूनियन कहते हैं और इनको फेडरेशन क्यों? असल में बच्चा क्या होता है, मानते हैं यूएसए आपस में, यूएसए कलेक्शन ऑफ स्टेट है, बट इनके बीच में एक एमओयू सिग्नेचर हुआ है। एमओयू का मतलब होता है दोस्तों मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, है ना? मतलब सीधे अगर देसी लैंग्वेज में अगर बात करें तो एक समझौता हुआ है
है ना? ये जब चाहे तब एक दूसरे से अलग हो सकते हैं, बिल्कुल कोई कंट्राडिक्शन है भाई, कोई सिंगल कंट्राडिक्शन बच्चा लोग नहीं है। ये जब चाहे तब दोस्तों मेरे प्यारे बच्चों अलग हो सकते हैं, इन्हें अलग होने का अधिकार है। आपको पता होगा, आपको शायद पता होगा, वहां पर हर राज्य की अलग अपनी सिटीजनशिप है, इसीलिए हम लोग कहते हैं इन द केस ऑफ अमेरिका वहां पर ड्यूल सिटीजनशिप है। ठीक है दोस्तों, अब इंडिया में आ जाओ। इंडिया कलेक्शन ऑफ स्टेट जरूर है, लेकिन किसी भी राज्य को अलग होने का अधिकार नहीं। आपको जो करना है हिंदुस्तान में रह के करिए, आपको अलग होना अलग हो जाइए, आपको लड़ना आप लड़िए, आपको एक दूसरे का सर फोड़ना फोड़ दो यार, जो करना आपको दोस्तों कर लो, लेकिन आपको अलग होने का अधिकार नहीं है ऑन एनी कॉस्ट। दोस्तों आपको अलग होने का अधिकार बिल्कुल भी नहीं है। आप कुछ भी करिए, लेकिन दोस्तों आप अलग नहीं हो सकते, है ना? कोई एमओयू सिग्नेचर नहीं हुआ है, सारे के सारे राज्य बंधे हुए हैं, राजी राजी भी तो बच्चा जबरदस्ती, आप अलग नहीं हो सकते बस। क्योंकि हमने ये सोचा है, अगर एक बच्चा केरला अगर अलग होगा तो नागालैंड अलग होते हुए देर नहीं लगेगी बच्चा, ठीक है? पूरा हिंदुस्तान तो फिर दिक्कत प्रॉब्लम आ जाएगी, इसीलिए यूनियन। अब थोड़ा सा पूरे उस पर आता हूं। वो बच्चा लोग ये है जो उसका पूरी तरीके से सेंट्रल आइडिया है, वो ये है कि फेडरेशन का मतलब होता है जहां पर राज्य थोड़े से ज्यादा उनको पावर्स मिली हुई है। यूनियन का मतलब होता है कहने के लिए हम लोग क्वासी फेडरल है ना, राज्यों को थोड़ी सी, राज्यों को भी स्वायत्ता मिली हुई है, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ का सेंटर थोड़ा सा मजबूत है। कई सारे लोग हैं, सरकारी आयोग, राज भंडार आयोग, है ना? आपने देखा, बच्चा लोग देखा होगा, है ना, पुंछी आयोग, ये सारे आयोग हैं जिन्होंने सेंटर स्टेट रिलेशंस की वकालत की है। कईयों ने कहा कि स्टेट्स को थोड़ी ज्यादा पावर देनी चाहिए, लेकिन कईयों ने कहा कि नहीं भाई, सेंटर थोड़ा सा पावरफुल होना जरूरी है, ताकि वो एक रस्सी के तौर पर, एक मजबूत ऐसी रस्सी का काम कर सके, जिसके साथ में दोस्तों सभी लोग बंधे हुए। ये काफी हद तक सही भी है मुझे लगता है। तो यही अब समझ में आ गया। अब आज के बाद लाइफ में आप कभी भी फेडरेशन और यूनियन के बीच में डिफरेंसेस कभी भी भूलने वाले नहीं है, ठीक है बच्चा? चलिए, तो अब समझ में आ गया फेडरल, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब एक थर्ड लाइन को हम ले लेते हैं। थर्ड लाइन हमारी बोलती है 3I, इसको इंग्लिश में ही हमने दोस्तों रखा है। 3I का मतलब क्या है? हमारा जो जुडिशरी है ना, वो 3I है। इंटीग्रेटेड मतलब क्या? एक दूसरे से कनेक्टेड है। इंडिपेंडेंट मतलब किसी पर भी डिपेंडेंट नहीं है ना? कोई डिपेंडेंसी नहीं है भाई। ये नहीं कि एग्जीक्यूटिव ये कह देगा, वो क्या कह देगा, कोई कुछ नहीं कह देगा, अपने आप जो मन में आएगा वैसे ही काम करेगा। इम्पार्शियल मतलब किसी के साथ पार्शियलिटी नहीं करता, है ना? तो ये बहुत ही अच्छी विशेषता है। कभी कभार एग्जामिनर का सर थोड़ा सा घूम जाता है, तो वो कभी कभी 3I दे देगा। तो आप लोग कहीं एग्जामिनेशन हॉल में आपके पास वेपन्स की कमी ना पड़ जाए, तो एक द्रोणाचार्य होने के नाते, हालांकि द्रोणाचार्य से कैरेक्टर मेरा बिल्कुल ही मैच नहीं करता, द्रोणाचार्य इट्स अदर थिंग, लेकिन फिर भी मैं उनको गलत नहीं कहूंगा, मैं बताऊं वो मतलब लास्ट टाइम पर भी जो उन्होंने जो कौरवों का साथ दिया, मुझे लगता है कि वो भी एक धर्म ही था उनका, है ना? बिल्कुल एक गुरु को कभी क्रिटिसाइज नहीं किया जा सकता, मैं भी नहीं कर सकता उनको। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दोस्तों, ठीक है बच्चा लोग? चलिए, अब जिनका नमक खाया उनका कर्ज तो उतारना पड़ेगा ना। आई होप सो कि आप सभी लोग एंजॉय कर रहे हो, मैं आपको देख नहीं पा रहा हूँ बस, लेकिन मैं आपके मैसेज जरूर चेक करूंगा, है ना? हो सकता है आप लोग क्लास कर रहे हो तो मैं आपको देख रहा हूँ, मैं आपको वॉच कर रहा हूँ, हो सकता है मैं आपके आंसर भी दे रहा हूँ, लेकिन आई होप सो आप सभी लोग एंजॉय कर रहे होंगे, ठीक है भाई? चलिए, अब कुछ फैक्ट्स को हम लोग पढ़ लेते हैं जो हमारे एग्जाम्स में आते हैं, हमारे लिए परेशानी का सबब बनता है। सबसे पहले दोस्तों आता है सुप्रीम कोर्ट के पास कितने जजेस, हाउ मेनी नंबर ऑफ जजेस? याद रखिएगा 34 जजेस, इंक्लूडिंग योर सीजीआई की मैं बात कर रहा हूँ, सीजीआई को मिला के, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को मिला करके। हो सकता है एग्जाम में कभी कभी 33+1 भी बोल देता है ना, 33 आपके जजेस हैं और 1 आपका चीफ जस्टिस है, कुल मिला के टोटल कितने होते हैं? 34 जजेस होते हैं। अपॉइंट कौन करता है दोस्तों? हमेशा ध्यान रखिए, ही इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, है ना? जितने भी ऑल द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति इनको अपॉइंट करता है। अच्छा, एक छोटा सा मेरे तरफ से क्वेश्चन लग रहा है आप लोगों के लिए। अगर मैं आपसे कहूं, सबसे पहले इस लाइन को पढ़ लो, उसके बाद हम लोग आएंगे उस टॉपिक के ऊपर। एक बात बताओ, जजेस आर अपॉइंटेड फॉर, जजेस की जो अपॉइंट होते कितने साल के लिए? याद रखिएगा 65, मतलब 65 ईयर्स तक वो रह सकते हैं अपनी पोस्ट पर, 65 तक ही रह सकते हैं, 60 नॉट मोर देन 65 ईयर। अब इसके पीछे एक रीजन समझिए। इसके पीछे दोस्तों जो रीजन है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट बच्चा लोग जो रीजन है वो ये है, द मेन रीजन बिहाइंड दिस पर्टिकुलर कंसेप्ट इज बेसिकली क्या होता है कि कोई भी पर्सन जिससे उसकी एज 30 ईयर्स है। अब यहाँ पर दो क्वेश्चन आपके दिमाग में आएंगे, सर इनका कार्यकाल क्या होता है? कोई कार्यकाल नहीं भाई, समझ रहे हो ना? समझ रहे हो ना? देखो चलो एग्जांपल देता हूँ, यूपीएससी का चेयरपर्सन ले लो, यूपीएससी का मेंबर ले लो यार, उनका जो कार्यकाल होता है वो 6 ईयर ऐसे लिखा जाता है, और 65 ईयर्स, ठीक है दोस्तों? या तो 6 वर्ष या 65 वर्ष। इसका मतलब पता क्या है? अरे विच कम सर लिया यार, दोनों में से जो पहले हो जाए। मतलब एक इंसान जिसकी एज 63 है, 63 साल का है, वो यूपीएससी का चेयरपर्सन बना दिया गया। कितने साल के लिए बनाया जाएगा? 6 साल के लिए। लेकिन बदकिस्मती से 2 साल बाद उसकी एज कितनी होगी? 65। तो क्या भेज दिया जाएगा बच्चा लोग को? रिटायर भेज दिया जाएगा, ठीक है बच्चा? कन्फर्म हुआ? अगर दूसरा एग्जाम्पल ले लो, अगर कोई आदमी जिसकी एज 35 है, तो भैया 65 वर्ष तक थोड़ी रहेगा अपनी कुर्सी पर, है ना? मतलब पता चले 30 साल तक कुर्सी पर बिठाए रहे, नहीं, वो केवल 6 साल तक, दोनों में से जो पहले हो जाए।
तो कहने का मतलब क्या है, ये जो 65 होती है रिटायरमेंट एज होती है, 6 साल ये क्या होता है कार्यकाल। सुप्रीम कोर्ट का कोई कार्यकाल नहीं, ध्यान रखिएगा, सिर्फ एक चीज है वो है कि रिटायरमेंट एज। आज के बाद कभी आपको नहीं भूलना है दोस्तों, रिटायरमेंट एज कितनी होती है, 65 ईयर्स होती है। अब कार्यकाल भी हो गया। अब एक क्वेश्चन लोग मुझे लगता है आ रहा होगा आपके दिमाग में, नहीं आ रहा होगा कोई बात नहीं, आप परेशान मत हो, मैं भले ही आपके चैट बॉक्स नहीं देख पा रहा हूं, लेकिन फिर भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूं और आप लोग उससे लाभान्वित हो पा रहे होंगे। दोस्तों एक बात हमेशा ध्यान रखिए, आपके जहन के अंदर क्वेश्चन आ रहा होगा जितेंद्र सर कम से कम कितनी एज होगी। अब मैं जैसे मैं आपसे पूछ रहा हूं, अब आप लोग बाद में इसमें चैट बॉक्स में लिख रहे होंगे, नॉट लिख रहे हैं, लिख रहे होंगे दोस्तों, कोई लिख रहा होगा 30 ईयर्स, मोस्ट प्रोबेबली लोग 30 ईयर लिख रहे होंगे, 35 लिख रहे होंगे, 28 लिख रहे होंगे, 40 लिख रहे होंगे, 45 लिख रहे होंगे। मेरे दोस्तों कोई नहीं है, याद रखिएगा देयर इज नो मिनिमम क्राइटेरिया, कोई मिनिमम, शायद लिखना भूल गए, ऐसे करके याद कर लो, देसी तरीका है यार, है ना, कोई देयर इज नो मिनिमम क्राइटेरिया, कोई मिनिमम क्राइटेरिया दोस्तों नहीं है, ठीक है। 5 साल, 10 साल, 20 साल, 11 साल कुछ नहीं लिखा है ना, 11 साल का कैसे बन सकता है, उसकी क्वालिफिकेशन थोड़ी अलग तरीके की है। तो जो कुछ टोटली डिपेंड है दोस्तों किस पर, क्वालिफिकेशन पर डिपेंडेंट। आई होप यू अंडरस्टैंड। सुप्रीम कोर्ट टॉप पे होता है, उसके बाद हाई कोर्ट्स होते हैं, उसके बाद जो लोअर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं वो दोस्तों आते हैं, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। असल में हमारे यहाँ को जुडिशरी है ना दोस्तों, वो कुछ इस तरीके से है, आप इसको इस तरीके से पैरेलल मान सकते हैं, इस तरीके से दोस्तों पैरेलल मान सकते हैं, और ये इस तरीके से, इस तरीके से सबसे टॉप पर सुप्रीम कोर्ट है, फिर आपका देन हाई कोर्ट है, और सबसे लास्ट में लोअर सबऑर्डिनेट जो आपके कोर्ट्स होते हैं, जैसे आपने देखा होगा डिस्ट्रिक्ट वगैरह में होते हैं, ठीक है। और इस तरीके से दोस्तों अगर देखा जाए तो इस तरीके के हमारे यहाँ का सिनारियो दोस्तों बना हुआ है, ठीक है। चलो होप, आई होप सो कि ये हो गया होगा। चलिए उसके बाद हम लोग आते हैं, जजेस आर रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट, जजेस आर रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट, है ना दोस्तों। अब जजेस आर रिमूव्ड मतलब जजेस को रिमूव कौन करता है, बच्चा हमेशा ध्यान रखिएगा, जजेस को लाने वाला कौन था, प्रेसिडेंट, है ना, लाने वाला कौन है, प्रेसिडेंट है, और बाहर ले जाने वाला भी कौन है, प्रेसिडेंट है, ठीक है दोस्तों। कंफर्म हो गया भाई, कंफर्म हो गया ना, कंफर्म हो गया, हाँ। फटाफट जल्दी से मुझे बताएं, फटाफट जल्दी से मुझे बताएं, ये कंफर्म है, आई होप सो कंफर्म हो गया होगा। याद रखिएगा लाने वाला कौन है, लाने वाला कौन है, प्रेसिडेंट, बाहर ले जाने वाला भी कौन है, प्रेसिडेंट। लेकिन ये नहीं अचानक, अचानक मन में आया और सीधे सीधे प्रेसिडेंट बना दे, नहीं बिल्कुल नहीं, अचानक प्रेसिडेंट सर नहीं हटा सकते, सेम प्रोसीजर उनको इस्तेमाल करना पड़ेगा जो करना पड़ता है उनके रिमूवल के लिए, जो आर्टिकल 61 में प्रेसिडेंट के लिए लिखा हुआ है, जिसे अपन सभी लोग महाभियोग या फिर इंपीचमेंट के नाम से जानते हैं, ठीक है दोस्तों। आई होप यू अंडरस्टैंड। चलिए क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन फटाफट जल्दी से इसको देखें। क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो सबसे पहली क्वालिफिकेशन, ही मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, मतलब क्या होना चाहिए दोस्तों, भारत के क्या होना चाहिए, नागरिक होना चाहिए, कंफर्म हुआ। ये तो एक क्वालिफिकेशन हो गई। दूसरा है एक नेक्स्ट और क्वालिफिकेशन है, राष्ट्रपति की नजर में कानून का अच्छा जानकार होना चाहिए, है ना। कहता है चलो ही मस्ट बी ए ज्यूरिस्ट इन द आईज ऑफ द प्रेसिडेंट, मतलब ही मस्ट बी ए ज्यूरिस्ट इन द आईज ऑफ द प्रेसिडेंट, मतलब दोस्तों राष्ट्रपति की नजर में कानून का अच्छा जानकार होना चाहिए। अब मैं आपको थोड़ा सा ना मैथ्स में आप लोगों से अभिषेक गिरी सर ने पढ़ाया होगा रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ठीक उसी तरीके से पढ़ाने की कोशिश करते हैं, मजे तरीके से पढ़ते रहो, टेंशन ना लो बच्चा। मैं आपको पढ़ाऊंगा 5 रेशियो, क्वालिफिकेशन है ये 5:10, ये बीच में कॉम्प्लिकेटेड लिखा हुआ है सेकंड नंबर पे, छोड़ दो छोड़ दो, कहता है ही मस्ट हैव कंप्लीटेड एक्टेड एज अ जज फॉर एटलीस्ट 5 ईयर और एन एडवोकेट फॉर एटलीस्ट 10 ईयर, छोड़ दो यार, सामने की तरफ देखो। 5/10, अगर आप सुप्रीम कोर्ट का जज बनना चाहते हैं दोस्तों, बड़े गौर समझिएगा, अगर आप सुप्रीम कोर्ट का जज बनना चाहते हैं, वांट टू बिकम अ जज ऑफ इन सुप्रीम कोर्ट, देन फर्स्ट ऑफ ऑल 10 ईयर, कम से कम 10 वर्ष का दोस्तों क्या हो, कम से कम 10 ईयर का बच्चा लोग क्या होना चाहिए, कम से कम 10 ईयर का एज एन एडवोकेट आपके पास दोस्तों क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ठीक है। एडवोकेट मतलब जज होने की क्वालिटी कम से कम दोस्तों 10 वर्ष की होनी चाहिए, ठीक है। या तो और है, फिर जोड़ने लगो बच्चे कहते हैं सर दोनों होने चाहिए क्या, दोनों नहीं है, या तो ये हो, या मस्ट हैव कंप्लीटेड एज अ जज इन हाई कोर्ट फॉर एटलीस्ट 5 ईयर, मतलब या तो 10 साल की वकालत का एक्सपीरियंस हो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जज बनने के लिए, या फिर किसी हिंदुस्तान के अंदर आने वाले किसी भी राज्य के हाई कोर्ट के दोस्तों, किसी भी राज्य के हाई कोर्ट में कम से कम 5 साल के जज के तौर पे एक्सपीरियंस होना चाहिए। आप समझ में आया, मतलब अगर मैं 5 साल के, तो अगर मैंने 5 साल इलाहाबाद हाई कोर्ट में काम किया है, चंडीगढ़ हाई कोर्ट में काम किया है, समझ रहे बच्चा, तो मेरे पास एक बार एक अधिकार है, मैं सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकता हूं, अगर अगर बच्चा लोग मेरे नाम का अनुमोदन जुडिशरी करती है तो, या फिर मुझे 10 साल का एक्सपीरियंस है, मैं 10 साल से वकालत कर रहा हूं बच्चा लोग, तब भी मेरे नाम को आगे फॉरवर्ड कर सकती है, ठीक है बच्चा लोग। तो आई होप यू अंडरस्टैंड, आप लोग क्वालिफिकेशन समझ गए होंगे। पहली क्वालिफिकेशन क्या थी, ही मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का नागरिक होना चाहिए। सेकंड बच्चा लोग 5:10, ठीक है, 5:10 मतलब 5 साल के जज या फिर 10 साल की वकालत का। और लास्ट वाली जो लाइन, ही मस्ट बी ए ज्यूरिस्ट इन द आईज ऑफ द प्रेसिडेंट, ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है, राष्ट्रपति की नजर क्या होती है ना, तो मतलब राष्ट्रपति की नजर का मतलब होता है कानून, मतलब राष्ट्रपति की नजर में कानून के अच्छे जानकार आप होने चाहिए। चलिए बढ़िया, तो ये क्वालिफिकेशन थी दोस्तों। अब एक छोटी सी एक और स्टेटमेंट बचा हुआ है, आफ्टर द रिटायरमेंट ऑफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट प्रैक्टिस एनीवेयर,
अब इस चीज को ना थोड़ा सा अच्छे से समझ लीजिए आप। मतलब कहना क्या चाहता है एग्जामिनर? कहना दोस्तों यहाँ पर ये चाहता है कि हम लोग ना आफ्टर रिटायरमेंट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट प्रैक्टिस एनीवेयर। मतलब हम रिटायरमेंट हो जाने के बाद दोस्तों कहीं पर भी किसी भी तरीके की प्रैक्टिसेस को नहीं कर सकते हैं। बात समझ में आई बच्चा? बात समझ में आई दोस्तों? हम कहीं पर भी प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। तो फिर कैसे खर्चा चलेगा? खर्चा हमारा दोस्तों ऐसे चलेगा, हम किसी भी कमेटी के चेयरपर्सन या फिर कमीशन के हेड बनाए जा सकते हैं। अब देखिए व्हाट एक्चुअली है क्या, मैं आपको छोटी सी अच्छी एक बात बता देता हूँ। केस स्टडी है जो मैं कराने जा रहा हूँ आपको। देखो आप सभी लोगों को बच्चा बच्चा जानता है, मैं यहीं पर मेंशन कर देता हूँ, बच्चा बच्चा जानता है। देखो एक बार, ये कट तो नहीं रहा है ना, मतलब इमेज के अंदर? ठीक है, आई होप सो नहीं कट रहा है, आप लोग सुन पा रहे होंगे, आप लोग समझ पा रहे होंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया, बेहतरीन। चलिए अब हम लोग आते हैं दोस्तों, एक बात याद रखिएगा। मान लो ये सुप्रीम कोर्ट हो गया अपना, क्या हो गया बच्चा? सुप्रीम कोर्ट हो गया। अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर अगर दोस्तों देखा जाए रिटायरमेंट एज कितनी? 65 है। हाई कोर्ट के अंदर बच्चे लोग रिटायरमेंट एज कितनी है? 62 है। आपको भी पता है, हमको भी पता है। ठीक है, अब कुछ देर के लिए सुप्रीम कोर्ट छोड़ दो, हाई कोर्ट में चले चलो। मान लो मेरा क्या है, मैं हाई कोर्ट के अंदर सबसे सीनियर जज हूं। आज मेरी एज कितनी है? 62 है। मेरी बात बड़ी गौर समझिएगा। मेरी एज, जैसे मैं अपने पेड बैचेस में बताता हूं और मैं यही कॉन्सेप्ट आपको भी बता रहा हूं, मेरी एज कितनी बच्चा? 62 है। तो जज और आप सभी लोग जितने भी एक्स वाई जेड जितने भी पर्सन आप लोग मुझे देख रहे हो, आप सब लोग और हम सब लोग इलाहाबाद हाई कोर्ट में काम करते थे। बड़ा अच्छा लगता था, आप सुबह आते थे, गुड मॉर्निंग करते थे, बहुत अच्छे तरीके से सब कुछ चलता था, बड़ा अच्छा, मतलब एक माहौल टाइप बना था, बड़ा अच्छा लगता था। एक बहुत ही शान से जिंदगी चल रही थी। लेकिन आज दोस्तों क्या हो रहा है, आज 1 नवंबर को मेरी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 62 कंप्लीट कर रही है। तो जाहिर सी बात, आज आप लोग मुझे मिलकर क्या दे रहे होगे? आज आप सभी लोग दोस्तों मिलकर मुझे क्या दे रहे होगे? बच्चा लोग, आप लोग फेयरवेल दे रहे होंगे। और मेरा क्या हो रहा है, मैं गवर्नमेंट गॉन हो रहा हूं, है ना? मतलब आज मेरा रिटायरमेंट हो रहा है, आप सब लोग मुझे फेयरवेल पार्टी दे रहे हो, विदाई दे रहे हो। चलो सही है, बहुत अच्छी बात है, फेयरवेल पार्टी। मतलब कल से मैं नहीं आऊंगा, है ना? अब कल से मतलब मेरी सैलरी हाफ हो गई, मुझे पेंशन मिला करेगी। अब यार एक बात बताओ, मैं अपने घर पर मेरा मुझे मुझे मान लो कुछ देर के लिए मैं पेंशन खोर हो गया, मुझे पेंशन मिल रही है। ठीक है, पेंशन खोर नहीं बोलेंगे, पेंशन खोर वर्ड हम लोग यूज करते हैं कहां पर? जब मुगलिया सल्तनत को पढ़ते हैं, जो अंग्रेजों से उसने लेना शुरू किया। तो हम मान लेते हैं मुझे पेंशन मिलने लगी यार, मेरा लेकिन घर का खर्चा नहीं चल पा रहा। बात समझ रहे हो? मेरे घर का खर्चा नहीं चल पा रहा है, तो मैं कहीं कुछ, मैं क्या काम करूंगा यार? एक बात बताओ, मैं जिंदगी भर एक जज के तौर पे रहा, तो जाहिर सी बात है सब्जी का ठेला तो लगाऊंगा नहीं, है ना भाई? है सब जो मतलब समोसे का नाम आ गया, ये ले लो वो ले लो, या सब्जी का ठेला एटलीस्ट नहीं, इतना तो होप यू अंडरस्टैंड यार, है ना? ना ही मैं कहीं पर दरबान बन के गेट खोलने और बंद करने का काम करूंगा। मेरे पास एक ऑप्शन है यार, आई हैव एन ऑप्शन बच्चा लोग, कि मैं ना वकालत कर सकूं। वकालत आप जानते हो, वकालत तो अच्छे अच्छे लोग करते हैं। तो एक क्वेश्चन आपकी तरफ से आ रहा, मेरी तरफ से आप लोगों के लिए आ रहा है, क्या मैं वकालत कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं? आप लोगों में से कोई लोग कहेंगे हाँ सर कर सकते हो, कोई लोग कहेंगे नहीं कर सकते। मैं कहूंगा दोनों गलत है। आपको सर दोनों कैसे गलत हो सकते हैं ना? मैं मान के चल रहा हूं, भले ही मैं अभी लाइव आपके साथ जुड़ा हुआ नहीं हूं, ये मैं अभी सेशन अभी जो है आधी रात को रिकॉर्ड कर रहा हूं, लेकिन फिर भी मुझे लगता है ये क्वेश्चन आपके दिमाग के अंदर आएगा। लेकिन परेशान ना हो यार, मतलब हम आपको पढ़ाते हैं और आप हमसे पढ़ते, तो इतना तो हम लोग एक दूसरे से रूबरू हो ही गए हैं। मुझे पता है आप लोगों की तरफ से कैसा क्वेश्चन आएगा। बच्चा बड़े गौर समझिएगा, बड़े गौर समझिएगा। मैं वकालत कर सकता हूं, मान लेता हूं, मैं मान लेता हूं कि आप लोगों में से कई लोग कह रहे हैं हाँ सर कर सकते हो, क्योंकि लोग करते हैं, आपने देखा है अपनी आंखों से। इसीलिए मैं आपका सबसे, जो मुझे न जाने क्यों ऐसा लग रहा है कि मैक्सिमम बच्चा इस समय आंसर दे रहा होगा कि जी सर आप कर सकते हैं। चलो मान लेता हूं भाई, मैं कर रहा हूं। ठीक है, मान लिया मैंने आपकी बात को, मैं कर रहा हूं, मैं वकालत कर रहा हूं, वकालत कर रहा हूं दोस्तों। मैं बन गया डाइवोर्स स्पेशलिस्ट, क्योंकि मैंने क्या किया, देखो भैया डाइवोर्स में तो सबसे ज्यादा, मतलब तलाक तलाक मतलब सबसे ज्यादा मामले आते हैं यार। मुझे पैसा करना चाहिए, मुझे पैसा पैदा करना है भाई, मेरा खर्चा चले यार। मैंने बड़ा सा बैनर ऊपर लगा दिया भाई, है ना, एडवोकेट जितेंद्र सिंह, है ना, करके हम डाइवोर्स स्पेशलिस्ट। बिल्कुल बहन जी आप परेशान मत होइए, मतलब 3 महीने में आपका मतलब जो है डाइवोर्स करवा देंगे, बस आप तुरंत पैसों का इंतजाम करवा दीजिए। 1.25 लाख 1.5 लाख रुपए के आसपास आप देख लीजिएगा, थोड़ी सी मतलब महंगी फीस है ना? मतलब मजाक है, जस्ट जोकिंग, जस्ट एन एग्जाम्पल बच्चा। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं हूं कि मैं कहूँ तलाक करवा दूं, और ये सब मैं क्यों करवाऊंगा भाई? घर कम से कम बसा नहीं सकते हो किसी का, तो उजड़ने तो मत दो कम से कम एटलीस्ट। वाकई ये थोड़ा सा ये गलत है, लेकिन जस्ट एन एग्जाम्पल, होप यू अंडरस्टैंड। तो मान लो मैं तलाक जारी जो भी यार एक्स वाई जेड, मैं स्पेशलिस्ट बन गया। आगे चल करके कोई ना कोई मेरी डेट यार, कोई ना कोई केस मेरे पास आएगा, 1 महीने में, 2 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में, और उस केस की हियरिंग आएगी। किसी ने कोई ना कोई तो डेट उसकी पड़ेगी, हो सकता है सितंबर में पड़े, हो सकता है जनवरी में पड़े, जब भी पड़े कभी ना कभी तो डेट पड़ेगी यार। मैं जैसे ही वहां पर काला कोट मैंने तुरंत निकाला अपना, पहना, और जैसे मैं कोर्ट के अंदर जाऊंगा दोस्तों, उस कुर्सी पर कौन बैठा होगा? उस कुर्सी पर तुम्ही लोगों में से एक्स वाई जेड, वो लोग जो मेरे साथ रहते थे, वो लोग जो जिन्होंने मेरे साथ काफी ज्यादा, मतलब बच्चा लोग क्या है, काफी बेहतरीन जो है क्वालिटी टाइम स्पेंड किया, वो लोग। हो सकता है आप हाथ जोड़ के खड़े हो गुरु जी आप आ गए, गुरु जी आपकी बहुत याद आती है, खासकर जब टिफिन करते हैं, लंच करते हैं सर, तो बड़ी याद आती है। टिफिन हम लोग एक दूसरे का छीना झपटा करते थे, आप बहुत प्यार करते थे आप हमको।
देखो एक बात याद रखिएगा, मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ने, संविधान बनाने वालों ने एक बात अच्छे तरीके से समझ के रखी कि हिंदुस्तानी आदमी लगाव बहुत ज्यादा महसूस करने लगता है। ना मानो तो एग्जांपल लो ना, हम तो इसी तो फैक्ट पे चलते हैं यार। आप टर्की से एग्जांपल लो, 1920 के अंदर जो स्टार्ट होने वाला, गांधी जी के द्वारा स्टार्ट होने वाला दोस्तों नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है, बेसिकली उसके साथ तुरंत स्टार्ट करने वाला एक मूवमेंट, इसका नाम खिलाफत मूवमेंट, उसका हिंदुस्तानी सब्जेक्ट था ही नहीं। कहां यार फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, कहां वो टर्की, कहां वो बच्चा लोग खलीफा, और उससे इन्फ्लुएंस आकर के हमारे यहाँ जो है, आप सभी लोग जानते हैं शौकत अली और जो अली ब्रदर्स हैं, उन लोगों ने आगे बढ़कर के वो एक नया मूवमेंट उसको चलाया। गांधी ने भी सपोर्ट किया और हिंदू मुस्लिम एकता को एक एक एक, एक बच्चा लोग एक डायरेक्शन देने का काम किया। तो हम लोग लगाव रखते हैं, कहीं का भी आप एग्जाम्पल ले लो यार, एक नहीं 50 आपको एग्जाम्पल दे सकता हूं, 50। आपको मैंने जब प्रेसिडेंट पढ़ाया था दोस्तों, तो मैंने आपको बताया था, नॉमिनेटेड मेंबर्स डू नॉट पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति के निर्वाचन में जो मनोनीत सदस्य होते हैं वो कभी पार्टिसिपेट नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि उनको लाया कौन है? प्रेसिडेंट यार। मैं लेके आया तो वोट किसको देंगे? मुझे देंगे भाई। और हमारे यहाँ एक आदमी कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है? बात समझ रहे हो ना भाई? 2 लोग में एंग्लो इंडियन, हालांकि अब डिसकंटिन्यू हो गए, लेकिन जो भी एग्जाम्पल लो ना, और 12 लोग राज्यसभा में, सभी लोग मेरी तरफ सपोर्ट करेंगे। वो सब यही कहेंगे आज टाइम आ गया भाई का कर्ज उतारने का, है ना? हम हिंदुस्तानी है यार, हम एक दूसरे को बहुत लगाव करने लगते हैं दोस्तों। आई होप यू अंडरस्टैंड बच्चा, आई होप यू अंडरस्टैंड। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा बच्चा लोग, याद रखें मेरे प्यारे दोस्तों, याद रखें बच्चा लोग, याद रखें हमेशा ही आप लोगों को, हमेशा दोस्तों याद रखना है, हमेशा दोस्तों याद रखना है, याद आप लोगों को क्या करना है, याद आपको क्या करना है, हमेशा ध्यान रखिएगा। हाई कोर्ट का जज, हो सकता है आप खड़े ना हो हाथ जोड़ करके, हो सकता है आप खड़े ना हो, लेकिन फिर भी हो सकता है आप बैठे रहो यार, लेकिन फिर भी आपका इंपैक्ट जो है हमारे उस जजमेंट, आपके जजमेंट का हमारे उस केस के ऊपर, हो सकता है मैंने गलत साइड पकड़ी हो, गलत है ना यार, मतलब न्यायमूर्ति न्यायमूर्ति होना चाहिए, किसी उसकी तरफ नेविगेट नहीं होना चाहिए। इसीलिए इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन कर दिया गया दोस्तों। अब मैं कुछ बोलने वाला हूं, पूरा का पूरा बच्चा लोग दोस्तों, वो है क्या, वो निकल कर ये आता है, पूरा जो निचोड़ निकल करके आती आता है कि आफ्टर द रिटायरमेंट ऑफ जज ऑफ हाई कोर्ट कैन नॉट प्रैक्टिस इन सेम ब्रांच। मतलब हाई कोर्ट से रिटायर होने के बाद वो सेम ब्रांच में नहीं कर सकता, लेकिन अदर ब्रांच में कर सकता है। आप समझ में आया? अगर इलाहाबाद हाई कोर्ट से रिटायरमेंट अगर मैंने लिया है, मैं सेम उस कोर्ट में नहीं कर सकता क्योंकि भावनात्मक जुड़ाव, ठीक है भाई। लेकिन अगर मैं जाऊं चंडीगढ़ में कर सकता हूं, मैं जाऊं केरला में कर सकता हूं, ठीक है बच्चा। चलिए जितेंद्र सर, अभी तो सुप्रीम कोर्ट, हाँ ये एग्जाम्पल के लिए था। अब एक काम करो, अब मुझे लगता है ओवरऑल आपको पूरा समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों हम लोग सीधे बढ़ते हैं कहां पर, सिर्फ से सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट कितने हैं? 4 है, 5 है, 2 है, मान लो 2 है। अब अंदर से कह रहे होंगे आप लोग, नहीं नहीं सर, नहीं नहीं सर, यहाँ पर तो एक ही है ना, एक ही है। अरे बिल्कुल यार एक ही है। मान लो ना 2 होते, मान लो एक पटना में है, मान लो दोस्तों एक दिल्ली के अंदर है और एक पटना के अंदर। मान लो ना, मानने में क्या जाता है ना, हर चीज मानते हो, फिजिक्स में भी मानते हो, मैथ्स में भी मानते हो। ये क्या दोस्तों, पटना हो गया और ये हो गया दोस्तों दिल्ली, ठीक है। अब बच्चा लोग अगर हम लोग यहाँ पर देखें, अगर हम लोग यहाँ पर देखें, अगर हम लोग यहाँ पर एनालिसिस करें तो कंपैरिजन करें, तो एक बात पता चलती है, अगर दिल्ली से अगर कोई पर्सन रिटायरमेंट हुआ है, अगर दिल्ली से कोई पर्सन रिटायरमेंट हुआ है, तो उसके पास ही हैव एन ऑप्शन कि वो पटना जा सकता है। लेकिन बदकिस्मती है यार, एक ही सुप्रीम कोर्ट है, वो कहां पर है दोस्तों, दिल्ली के अंदर है। तो अब यार एक बात बताओ, दिल्ली से रिटायरमेंट होने के बाद अदर कोर्ट में जा सकता है, लेकिन भैया हाई कोर्ट जूनियर कोर्ट हो जाएंगे यार, गलत हो जाएगा वो। इसीलिए हाँ, सुप्रीम कोर्ट चूंकि एक ही है, तो उसका रिटायरमेंट हो जाने के बाद वो पर्सन जो बंदा है दोस्तों, वो कहीं और नहीं जा सकता, किसी का भी प्राइवेट प्रैक्टिस भी नहीं, क्वेश्चन नहीं कर सकता। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा, जज तो बन ही नहीं पाएगा, ऑलरेडी 62 होती है ना। तो उसके पास सिर्फ एक ऑप्शन रहेगा, ही हैव ओनली अ सिंगल ऑप्शन, कि वो किसी कमेटी का चेयरपर्सन बन सकता है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड ये केस स्टडी जो मैंने आपको कराई। ज्यूरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के दोस्तों अगर हम बात करें तो पता चलता है, एक होता है ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन। क्या होता है दोस्तों? ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन। ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन का मतलब होता है मूल न्यायाधिकार। आपने देखा होगा, जैसे फंडामेंटल राइट्स हमारा छीन लिया गया, तो हम सीधे पहुंचते हैं कहां पर, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं। इसी को हम बोलते हैं क्या दोस्तों, ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन। रिट का मतलब क्या होता है मैं आपको बताऊंगा, जब फंडामेंटल राइट्स हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे तब मैं आपको वहां पर बताऊंगा। मैडामस सर्टियोरारी क्यू वरेंशियो है ना, क्यू वरेंटो, ये सब क्या है बच्चा लोग, ये क्या है, प्रोहिबिशन है ना। आपने देखा होगा कई मतलब 5 टाइप की अपन लोगों की रिट्स होती है, हैबियस कॉर्पस टाइप। तो ये रिट है, फंडामेंटल राइट जब वायलेट होता है तब ये इशू की जाती है आर्टिकल 32 के लिए। एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड बच्चा लोग क्या होता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ऐसे जजमेंट देती है, उनकी दुहाई दी जाती है, उनके जजमेंट की कस्में खाई जाती है, उसी दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं, उससे हम बच्चा लोग बोलते हैं कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। जैसे हम लोग बात करें 1973 में आता केशवानंद भारती बनाम केलर राजवा 1973, इसने ये जजमेंट दिया था कि वी कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आज कोई भी कोर्ट, आज कोई भी बच्चा लोग गवर्निंग बॉडी अगर कोई डिसीजन देती है तो सीधे सीधे हवाला देती है उस रिकॉर्ड का, बोलती है अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल, एक अंडर अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल, अकॉर्डिंग टू द जजमेंट ऑफ
केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973। इस तरीके से कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का मतलब जो जजमेंट आता है वो मतलब एक मान के चलते जिसके जिसके जिससे कंपैरिजन किया जाए, है ना दोस्तों। एक आप सीधे बोल रहे, अगर मैं एक वर्ड अगर इसको देना चाहें तो एकदम माइलस्टोन वाला जो डिसीजन होता है वो। नेक्स्ट दोस्तों आपका आ जाता है अपील ज्यूरिडिक्शन। अपील क्या होता है? अपील का मतलब होता है भैया हम छोटे कोर्ट से नहीं सेटिस्फेक्ट हो, इसे कहेंगे अपील ज्यूरिडिक्शन। एडवाइजरी, सुप्रीम कोर्ट क्या करता है? एडवाइस देने का भी दोस्तों काम करता है आपके प्रेसिडेंट को। वो बात अलग है प्रेसिडेंट सर इनकी बात को माने या फिर ना माने, इट्स अदर थिंग दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट आपका आ जाता है रिव्यू ज्यूरिडिक्शन। दे कैन रिव्यू एनी पॉलिसी एंड जजमेंट। मतलब किसी भी, आपने देखा होगा एक बार अगर कोई जजमेंट निकल गया है उसको बार बार रिव्यू करने का भी अधिकार है, ये इनकी अथाह पावर देता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। दे कैन रिव्यू एनी पॉलिसी एंड जजमेंट, ठीक है दोस्तों। अब सुप्रीम कोर्ट का हो गया से आपका सारा खत्म। हाई कोर्ट में कुछ बचा ही नहीं है, हाई कोर्ट में कुछ नहीं बचा भाई, केवल कंपैरिजन है, केवल कंपैरिजन। देखो पहला फर्स्ट लाइन कहती है देयर कैन बी कॉमन हाई कोर्ट बिटवीन टू और मोर देन टू स्टेट्स ऑन यूनियन टेरिटरी। मतलब दो या दो से अधिक राज्य या फिर संघ शासित प्रदेशों के मध्य में एक कॉमन हाई कोर्ट हो सकता है ना, है ना। एग्जांपल लो ना यार, क्या हरियाणा, क्या पंजाब, क्या चंडीगढ़। भाई हरियाणा क्या स्टेट है ना। पंजाब क्या दोस्तों, पंजाब क्या आप सभी लोग जानते हो। पंजाब आपका क्या है? राज्य है भाई, सभी एवरीबॉडी नोज यार। चंडीगढ़ आपका यूनियन टेरिटरी, तीनों के बीच में कॉमन हाई कोर्ट है, बिल्कुल। दो या दो से अधिक स्टेट के बीच में आप अगर देखेंगे, कनेक्ट करेंगे, लक्षद्वीप का भी आप देखेंगे केरला से संबंध है ना। अच्छा मुझे बताइएगा ये जो अपना बच्चा लोग जो केरला, यहाँ पर कोलकाता वाला जो हाई कोर्ट है, इसका मतलब अगर देखा जाए तो वेस्ट बंगाल तो है ही है। किस किस यूटी को ये क्या करता है, मतलब इसकी अधिकारिता के अंदर आप लोग आता है, आप लोग मुझे चैट बॉक्स में बताइएगा, बच्चे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ जाता है एग्जाम्स में, ठीक है। तो याद रखिएगा दो या दो से अधिक राज्य या फिर यूनियन टेरिटरीज के बीच में कॉमन हाईकोर्ट हो सकता है। टोटल हाई कोर्ट्स कितने अपन लोगों के पास दोस्तों, याद रखिएगा 25 नंबर ऑफ हाई कोर्ट्स भी है। अपॉइंट कौन करता है? इधर भी आप प्रेसिडेंट लगा दीजिएगा। यहाँ पर बहुत बच्चे गलती करते हैं, वो लोग क्या करते हैं राज्यपाल लगा देते हैं। ये गलती धोखे से भी मत कर देना, धोखे से भी गलती मत कर देना, ठीक है। अब क्वालिफिकेशन पढ़ लो। पहला तो सिंपल है यार, पता नहीं क्यों लेकर के आते हैं यार इसको। ही मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, मतलब भारत का नागरिक होना चाहिए बस। अब वहां पर आपने क्या लिखा था 5:10। यहाँ पर मेरी तरफ से एक चीज और पढ़ लो, 10:10 बस। मतलब 10 पिछले वाला 10 तो सेम है। मतलब अगर आपको हाई कोर्ट का जज बनना है तो आपके पास 10 साल की वकालत का एक्सपीरियंस होना चाहिए। पहली बात तो क्लियर हो गई होगी। ये एज इट इज वैसा ही जो सुप्रीम कोर्ट के जज का बनने का है, दोनों क्वालिफिकेशन बराबर है। लेकिन सर आगे ये 10 साल क्या है? ये 10 साल का होता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट। आपने देखा होगा अगर आप अपने डिस्ट्रिक्ट में गए हो, है ना, या फिर आप तहसील में गए होंगे, आपने देखा होगा जुडिशियल मजिस्ट्रेट, है ना। क्लास सीजीएम, क्लास 1, क्लास 2, ये सब बच्चा इसके अंदर आता है। मतलब अब कम से कम देखो, एक बात याद रखिएगा, आपने एक चीज को कभी नोटिस किया हो ना किया हो, मैं आपको बता देता हूँ। डिस्ट्रिक्ट के अंदर कभी जज नहीं होते, ठीक है दोस्तों। उनके आगे कुछ लगा होगा, सेशन मजिस्ट्रेट, आपने देखा होगा मजिस्ट्रेट, सीजीएम, है ना, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। केवल जज नहीं कह सकते, जज केवल हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट के अंदर होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यार एक बात बताओ, अगर जज बनने जाओगे हाई कोर्ट में तो हाई कोर्ट का एक्सपीरियंस थोड़ी मांगेंगे भैया। हाई कोर्ट में बनने जा रहे हो जज, तो कम से कम 10 साल का आपके पास जुडिशियल मजिस्ट्रेट के तौर पर एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है बच्चा। तो याद रखिएगा 10:10। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें, वहां पर एज कितनी थी? आप सभी लोग जानते हैं, बच्चा बच्चा दोस्तों जानता है 65 थी। और यहाँ पर दोस्तों एज कितनी थी आपकी? 62 थी, है ना दोस्तों। तो हमेशा ध्यान रखिएगा बच्चा लोग कितनी थी? 62 थी। उनको कौन हटा सकता था? प्रेसिडेंट। इन भाई साहब को भी कौन हटाएगा जब लाने वाला प्रेसिडेंट है यार। हाईकोर्ट की भी मैं बात बार बार कह रहा हूं, गवर्नर का बच कर देना, नहीं तो अधिकतर लोग गवर्नर कर देते हैं। तो यहां पर भी लाने वाला कौन था बच्चा लोग? प्रेसिडेंट। हाँ प्रेसिडेंट था। और बाहर ले जाने वाला भी दोस्तों कौन है? वो प्रेसिडेंट ही है। आई होप यू अंडरस्टैंड, ठीक है ना। चलो ओके दोस्तों, रिमूव बाय द प्रेसिडेंट बिल्कुल करेगा। अब उसके बाद आ जाते हैं, इनके भी जुरिडिक्शन होता है, ओरिजिनल जुरिडिक्शन है, ठीक है। ये ओरिजिनल जुरिडिक्शन मतलब हाई कोर्ट, अगर जैसे फंडामेंटल राइट्स हमारा अगर वायलेट अगर हो गया है तो हमारे पास भी दोस्तों ऑप्शन इनके पास जाने का, हम लोग वहां पर जा सकते हैं, अपनी बात को बता सकते हैं, है ना दोस्तों। और एक है अपील जुरिडिक्शन। अपील का मतलब ये होता है, अगर हम अपने बेसिकली अगर देखा जाए तो जैसे मैं मान लो मैं अपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कोई केस लड़ रहा हूँ, है ना, और मुझे लगता है कि मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं, तो मेरे पास एक ऑप्शन है कि मैं हाई कोर्ट जा सकता हूं। इसी का कहते हैं अपील ज्यूरिडिक्शन कहते हैं। अच्छा इनके पास दोस्तों रिट भी होता है, रिट, WRIT, रिट। अच्छा एक बात याद रखिएगा, फंडामेंटल राइट्स, FR जिसको हम बोलते हैं, फंडामेंटल राइट्स कभी भी अगर आपका छीन लिया गया, यू हैव टू ऑप्शंस। कितने ऑप्शन है बच्चा? यू हैव टू ऑप्शंस, आइदर और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। या तो आप सुप्रीम कोर्ट चले जाइए दोस्तों, या फिर आप चले जाइए हाई कोर्ट। अगर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो आर्टिकल 32 यूज होगा, अगर हाई कोर्ट जाएंगे दोस्तों तो आर्टिकल 226 होगा। बस इसको जरूर याद रखिएगा, ये आपके एग्जाम्स में आता है और बहुत ही ज्यादा दोस्तों इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आई होप यू अंडरस्टैंड मेरे प्यारे दोस्तों। इसको किसी भी हालत में किसी भी तरीके से आपको डिनाई नहीं करना है, वरना थोड़ी नहीं बच्चा लोग बहुत बड़ी प्रॉब्लम और बहुत बड़ी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन बन जाएगी यहाँ पर। आई होप यू अंडरस्टैंड, ठीक है दोस्तों। तो सुप्रीम कोर्ट के लिए आर्टिकल कौन सा हो गया बच्चा लोग? 32। एंड हाई कोर्ट के लिए आर्टिकल कौन सा हो गया मेरे प्यारे बच्चों? 226 हो गया। पूरी तरीके से एकदम करेक्ट है, मुझे नहीं लगता आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हुई होगी। तो कंफर्म हुआ दोस्तों। तो यही था आज तक का सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का यहाँ पर
हम लोगों ने जो एक्सप्लेन किया, ठीक है, आई होप सो कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। अच्छा, एक और याद रखिएगा, इसके अंदर रिट के अंदर ना 5 टाइप की आपकी रिट्स होती हैं और बेसिकली आपने अगर कभी नाम सुने हैबियस कार्पस, है ना? हिंदी में अगर हम बात करें, हिंदी थोड़ी-सी और कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। हैबियस कार्पस का मतलब होता है बंद प्रत्यक्षीकरण, मतलब बंद प्रत्यक्ष तुम्हारे पास सीधे लिटरल मीन इसका होता है यू हैव द बॉडी, यू हैव द क्या तुम्हारे पास कोई शरीर है? हैबियस कार्पस, है ना? सर्टियोरारी, क्यू वारंटो, ये सब क्या है यार? ये सब क्या है? प्रोहिबिशन, मैंडामस, ये सब लैटिन वर्ड्स, दीज आर द लैटिन वर्ड्स, याद रखिए, इंग्लिश नहीं बोलेंगे हम इनको, दीज आर द लैटिन वर्ड्स और इनके ही सीधे सीधे दोस्तों क्या आते हैं, कन्वर्जन आते हैं। अगर फंडामेंटल राइट से टफ क्वेश्चन अगर बनता है तो उधर से बन जाता है। किसी दिन स्पेशल जब फंडामेंटल राइट्स को पढ़ाएंगे, उस पर बेस्ड हम लोग एमसीक्यूज अपन लोग डिस्कस करेंगे, फिर हम लोग उसको कर ले जाएंगे, ठीक है? तो रिट्स कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। रिट्स का मतलब होता है, रिट्स का मतलब होता है कि मतलब अगर हम लोग बात करें, इसे कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज बोलते हैं, ठीक है? और याद रखिएगा दोस्तों, यही आर्टिकल 32 है जिसको डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ने क्या बोला है, हमेशा ध्यान रखिएगा, सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, है ना? हमेशा ध्यान रखिएगा बच्चे लोग, सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये आई होप सो कि आप सभी लोगों ने एंजॉय किया होगा, आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे, सेफ तरीके से आप लोग पटाखों को छुड़ाएं, है ना? एंजॉय करें यार, है ना? साल भर में एक त्योहार आता है, मजे से जो है मौज करें, लेकिन आपका जो गोल है ना, उसको भूलने ना दें, क्योंकि वो अगर भूल गए फिर सब कुछ खत्म हो जाएगा दोस्तों। असली जिंदगी में बार बार अपने हर स्टूडेंट्स को कहता हूँ, असली जिंदगी दोस्तों तभी स्टार्ट होगी जिस दिन सिलेक्शन होगा, है ना? जिस दिन गवर्नमेंट जॉब जो है हमारे पास में होगी, बाद में करें चाहे ना करें, लेकिन बहुत सारे कई लोगों देखो, वो कहते हैं ना कि नौकरी करना मतलब गुलामी करना, अरे जो भी हो हम बाद में कुछ भी करें ना करें, लेकिन एक चैलेंज तो है ना। इस समय आम आदमी मैंगो पीपल के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है। कहा जाता है कि इस समय गवर्नमेंट जॉब को लेना मतलब शेर के जबड़े से निवाला निकालने के बराबर है। अगर वाकई इस तरीके का चैलेंज है, अगर सामने वाला पर्सन अगर कर ले रहा है, तो भाई साहब हम क्यों नहीं कर सकते? ये जज्बा जो तुम्हारे अंदर है ना बच्चा, बस हमें वो लेकर बाद में बोले ही हम छोड़ दें। एक नहीं पचासों एग्जाम्पल है, एक नहीं पचासों एग्जाम्पल है, मैं नाम नहीं ले सकता। क्लास ए की जॉब 6 महीने के आसपास, बताइए आप, मैं नाम बिल्कुल नहीं लेना चाहता, आप बताएं, आईएएस से बड़ी कोई पोस्ट होती है? वो भी उन्होंने छोड़ दिया, छोड़ने के बाद उन्होंने अपना जो है पूरा पूरा इतिहास लिखा। तो कहने का मतलब क्या है, देखो ये तरीके होते, थोड़ी सी अप्रोच होती है जो थोड़ा इंसान को डिफरेंट करती है, ठीक है बच्चा लोग? हमेशा ध्यान रखिएगा, मैं व्हेन आई वाज इन बैंगलोर, मैंने एक पर्सन को देखा था, वो आया मैं अहमदाबाद, आप लोगों ने भी सुना होगा न्यूज़पेपर वगैरह में, कई जगह आपने यूट्यूब पे शायद देखा हो, अहमदाबाद का जो है एलुमनाई था, उसने क्या किया, उसने टिफिन में अंदर बंद करके खाना जो है, खाने की डिलीवरी, काम देखा जाए कितना छोटा, मतलब आई एम अहमदाबाद से जाने के बाद और वो क्या मतलब खाने की डिलीवरी, कोई मतलब बात, मतलब कितना बेयात वाला कॉन्सेप्ट लगता है ना? ये तो हमारे बगल का रामलाल भी जितेंद्र सर करता है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, हमेशा जाने को काम कभी भी छोटा नहीं होता, बस कुछ उसे अलग तरीके से कर दिखाने का अगर आपके अंदर हुनर है, तो वाकई इस फील्ड के बादशाह आप हैं। और बिल्कुल डिफरेंट फ्रॉम अदर्स होना चाहिए, जो महेंद्राज हमेशा सिखाता है, डिफरेंट फ्रॉम अदर्स होना चाहिए, एंड योर सक्सेस इज आवर सक्सेस, जैसा कि हम सब लोग अक्सर कहते हैं। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू, थैंक यू एंड थैंक यू क्लास। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, ओके बच्चा लोग, जय हिंद, जय हिंद प्यारे दोस्तों। आई होप सो आप सभी लोग एंजॉय कर रहे होंगे। मिलते हैं हम लोग, जय हिंद अगेन, जय हिंद, जय भारत दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, ओके बच्चा लोग, बहुत बढ़िया, बहुत सही।